हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की सेवा शर्तों के बारे में और राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली क्लास आपको कैसी लगी आज कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्लास और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों को लेकर के ये क्लास बनाई जा रही है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो और क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस क्लास पर। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस क्लास के बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका उत्तर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल 55 के बारे में। यानी ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 55, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो पद्धति है उसके बारे में दे रखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है क्या। तो हम सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो क्या है। तो वो राष्ट्रपति की जो चुनाव यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। यदि हम इसके बारे में बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव होते कैसे हैं ये हमें जानकारी करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें हम और आप वोट नहीं डालते। हमारे और आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राष्ट्रपति के लिए वोट करता है। जहां ऐसे वोट किया जाता है वहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग किसने लिया? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग सांसद ने लिया, चाहे वो लोकसभा का था चाहे वो राज्यसभा का था। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों ने भाग लिया। राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों में जिनमें विधानसभाएं हैं उनके विधायकों ने वोट डाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको हमने चुना और इन्होंने राष्ट्रपति को चुना। तो ये प्रक्रिया अप्रत्यक्ष कहलाएगी। यदि हम यहाँ बात करें कि कैसे कैसे जो विधायक का मत मूल्य निकलता है वो कैसे निकलता है, तो हमें यहाँ पर एक विधायक का मत मूल्य निकालें। यानी एक विधायक का यदि मत मूल्य निकालना है तो ऊपर रखी जाएगी उस राज्य की जनसंख्या। यानी ऊपर रखी जाएगी उस राज्य की जनसंख्या और नीचे रखी जाएगी उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। यानी ऊपर तो रखी जाएगी उस राज्य की कुल
जनसंख्या रखी जाएगी और नीचे उस राज्य की कुल विधानसभा की सदस्य संख्या और गुणा किया जाएगा 1/1000 से। यहाँ से निकल के आएगा एक विधायक का मत मूल्य। ये फॉर्मूला यदि कभी भी पेपर में आता है, यह ऐसे पूछता है कि एक विधायक का मत मूल्य कितना है, तो एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा वो फॉर्मूला सेट करके पता चल जाएगा। उस राज्य की जनसंख्या रखनी है ऊपर, उस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं उनका भाग दे के गुणा 1/1000 कर देंगे तो उस राज्य की विधानसभा के यानी एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। यही मैं बात करूं यदि यूपी के एक विधायक का मत मूल्य, तो इसी फॉर्मूले से यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकल के आता है 208। यूपी के एक विधायक का मत मूल्य 208 निकल के आता है। यदि वही मैं बात करूं कि यूपी में जो विधायकों की संख्या है वो है 403 विधानसभा के सदस्य हैं और एक विधायक का मत मूल्य आया है 208। यहीं से हमें ये पता लगेगा कि यूपी में कुल विधायकों के मत मूल्य की संख्या कितनी है, क्योंकि जब हमें पता लग गया कि एक विधायक का मत मूल्य 208 है और यूपी में विधायकों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि यूपी में कितनी विधायकों के मत मूल्य हैं। यदि मैं ऐसे ही विधायकों के मत मूल्य हर राज्य से निकालूं, तो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में हमें सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी के विधायकों का मत मूल्य निकालना है तो आप इसमें गुणा करके बताइए कि कितना निकल के आएगा। आप कमेंट करके बताइए कि यूपी के विधायकों का कुल मत मूल्य कितना है। यहीं से मैं आगे यदि बात करूं, यदि हमने निकाला है एक विधायक का मत मूल्य, अगर यही हमें एक सांसद का मत मूल्य निकालना है, एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो ऊपर सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य बट्टा सांसदों की निर्वाचित संख्या, ये हम कर देंगे तो यहाँ हमें एक सांसद का मत मूल्य पता चल जाएगा। तो जब हमें सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य पता हो और हमें पता है कि संसद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं मनोनीत को छोड़ करके, तो उसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य की बात करें तो जो सभी राज्यों के विधायकों के जो मत मूल्य हैं वो हैं सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य वो हैं 5,43,231। यानी सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य कितने हैं? सभी राज्य 28 राज्य हैं वर्तमान में और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 2022 वाले चुनाव में जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है वर्तमान में, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने वोट नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि पहली बारी चुनाव हुआ है अभी 2024 में, तो उस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, विधायक अस्तित्व में नहीं थे, तो उसने नहीं डाला। लेकिन हम उस समय की बात करें
28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी शामिल हैं, उन सभी को मिला लिया जाए तो सभी को मिलाने के बाद में सभी विधायकों का मत मूल्य कितना निकल के आया था? 5,43,231। यदि मैं इन्हीं में निर्वाचित सांसदों का भाग दे दूं तो निर्वाचित सांसदों में आपने देखा होगा कि 233 तो हैं राज्यसभा से और 543 हैं लोकसभा से। यदि मैं इनको जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर ये तो सीट सेम वही रहेगी और ये हो जाएंगी 776। यदि मैं इससे इसको काटूं तो यहाँ एक सांसद का जो मत मूल्य कितना निकल के आएगा? 700। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 2022 का चुनाव हुआ है, 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें अगर देखें विधायकों के मत मूल्य यानी एमएलए के मत मूल्य अगर हम देखें 2022 के चुनाव में तो वो थे 5,43,231। ये तो थे विधायकों के मत मूल्य। और वहीं हम यदि एमपी के मत मूल्य की बात करें तो यही एमपी के मत मूल्य की बात करें तो जब हमें एक सांसद का मत मूल्य पता चल गया है तो वहाँ हम 776 सांसदों के मत मूल्य निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 700 गुणा 776, यहीं से निकल के आ जाएगा 543,200, ये निकल के आ जाएगा। यानी यही हम एमपी के अगर सांसद के मत मूल्य की बात करें तो यहाँ निकल के आएगा 5,43,200। ये हमारे पास सांसदों के मत मूल्य आ गए टोटल के 776 के, और हमारे पास विधायकों के मत मूल्य हैं। तो वैसे तो आप ये समझ रहे होंगे कि यदि आपको एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या बट्टे उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या गुणा 1/1000 कर देंगे, यहाँ से निकल के आएगा एक विधायक का मत मूल्य। तो जब वहाँ से हमने निकाला है तो हमारे यूपी में एक विधायक का जो मत मूल्य निकल के आया वो कितना है? 208। जब 208 2022 के चुनाव की बता रहा हूँ मैं, 2022 का जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें एक विधायक का मत मूल्य था 208 और हमारे पास यूपी में विधायक हैं 403। यदि हम 403 विधायकों के मत मूल्य निकालें तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश में 403 गुणा 208 बराबर जो भी संख्या निकल के आएगी वो उत्तर प्रदेश के विधायकों के मत मूल्य निकल के आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। यदि हमें निकालना है एक सांसद का मत मूल्य तो सांसद का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सांसद के मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और दिल्ली, इन सभी के विधायकों का मत मूल्य ऊपर रख दें और नीचे निर्वाचित सांसदों की संख्या रख दी जाए। यदि उनमें इन सांसदों का भाग दे दिया जाए तो एक सांसद का मत मूल्य निकल के आ जाएगा, सांसद के मत का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये हमने करके देखा तो यहाँ पर एक सांसद का मत मूल्य निकल के आया है 700। जब हमें एक सांसद का मत मूल्य पता चल गया 700 तो हमें ये भी पता है कि निर्वाचित सांसद संख्या कितनी है? 776। 776 में 700 का गुणा कर दूं तो हमारे पास आंकड़ा निकल के आ जाता है 5,43,200। जब हमें पता चल गया है कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य 5,43,231 है और सभी सांसदों का मत मूल्य 5,43,200 है,
तो यहीं से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत मूल्य पड़े थे। तो कितने मत मूल्य पड़े थे यहीं से पता लग जाएगा। और हमें ये भी देखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। आनुपातिक का मतलब यह है कि जो निश्चित कोटा दे रखा होता है उस निश्चित कोटा का यदि एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति का चुनाव वो जीतता है। इस राष्ट्रपति के चुनाव में अग्रताही विजेता वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अग्रताही विजेता का मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसके वोट ज़्यादा होंगे या जिसके मत ज़्यादा होंगे वो व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं जीतता है। यहाँ वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा जो निश्चित कोटा प्राप्त करेगा। अब निश्चित कोटा क्या है? निश्चित कोटा कहते हैं आधे से एक अधिक। आधे से एक अधिक जिसने प्राप्त कर लिया है वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो आधे से एक अधिक क्या है? तो पहले तो हमें ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे प्लस 1 करेंगे। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं, यहाँ से इसको मैं साफ करता हूँ जब मैं आगे बताता हूँ आपको। यानी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने निश्चित कोटा का कितना मत मूल्य प्राप्त किया जिससे वो राष्ट्रपति बनी। यदि यहीं पर हम बात करें कि कैसे कैसे उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम यहाँ बात करें कि जो 2022 का जो चुनाव हुआ है, 2022 का जो चुनाव हुआ है इसमें एमएलए का जो मत मूल्य था वो था 5,43,231 मत मूल्य। यहाँ लिख देंगे हम मत मूल्य, ये सभी राज्यों का है। यहीं पर अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी की यदि हम बात करें तो यहाँ एमपी का जो मत मूल्य निकल के आया 5,43,200, ये सांसद का मत मूल्य। और यहाँ निश्चित कोटा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा निश्चित कोटा प्राप्त। कैसे होगा? ये दोनों लिखे जाएंगे 5,43,231 प्लस 5,43,200 बट्टे 2 प्लस 1। आधे से एक ज़्यादा जो प्राप्त करेगा वो निश्चित कोटा कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम इनको जोड़ें तो इनको जोड़ने से हमारे पास जो आंकड़ा आता है 5 5 10 लाख 43 43 86,000 और 2 और 2 4, यही 3 और 1, यानी हमारे पास आंकड़ा आ गया ये, यानी 10,86,431 मत मूल्य हैं अपने पास। सांसदों के और विधायकों के मत मूल्य मिला दिए तो निकल के कितना आया? 10,86,431। और ये मैं यहीं से इसमें भाग दे दूं तो भाग देने से क्या निकल के आएगा? 5,43,216 मत मूल्य। यानी मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बनी हैं उन्होंने जो निश्चित कोटा प्राप्त किया है वो है 5,43,216। इतने मत मूल्य प्राप्त किए और वो भारत की राष्ट्रपति बन गई। अब यहाँ हमें ये बात करनी है कि यदि कोई व्यक्ति निश्चित कोटा न प्राप्त करे तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त होती है या नहीं। क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो व्यक्ति जो मत हासिल करता है वो किसका 1/6 प्राप्त न कर पाए तो
उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो हमें उसी के बारे में बात करनी है। तो हम उसी के बारे में जो बात करने वाले हैं, पहले हम ये जानकारी प्राप्त करें। तो आप याद रखना 2022 के चुनाव हुआ है, उसमें टोटल भारत के विधायकों का मतमूल्य ये है और सांसदों का मतमूल्य ये है। इन दोनों को जोड़ दिया गया, 2 का भाग दे दिया और 2 का भाग देने के बाद में एक अधिक निकल के आया 5,43,216 मतमूल्य। ये द्रौपदी मुर्मू जी को मिले और वो भारत की राष्ट्रपति बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कितने प्रस्तावक होते हैं और कितने अनुमोदक होते हैं, यही हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल शुरू में यहाँ पर ये था कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो आर्टिकल 71 का जो पॉइंट 3 है, इसमें लिखा हुआ है, यदि हम इससे पहले भी आर्टिकल 71 की बात कर लें तो आर्टिकल 71 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये चुनाव कराता है आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयोग। जब आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और यदि चुनावों में धांधली होती है, अगर धांधली का आरोप लगता है तो उसकी जांच कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में हुई धांधली की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 71 के अनुसार। लेकिन बात ये कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है तो शिकायत कितने दिन पहले की जाएगी या कितने चुनाव के कितने दिन बाद कर सकते हैं और कौन कर सकता है इसकी यानी शिकायत? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के 30 दिन के भीतर आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत हम और आप नहीं कर सकते। शिकायत यदि कोई कर सकता है तो वो वही लोग कर सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है, राष्ट्रपति के लिए वोट डाले हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्ति ही शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत करने वाले कम से कम कितने होने चाहिए? 20। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है, इसकी शिकायत कौन कर सकता है? तो इसकी शिकायत कर सकते हैं 20 वे आदमी, 20 वे मतदाता जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। यदि हम वही बात करें कि चुनाव के कितने दिन बाद, परिणाम आने के कितने दिन बाद तक शिकायत की जा सकती है, तो मात्र 30 दिन तक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ में आया होगा। यदि हम यही बात करें 71 का जो तीसरा पॉइंट है, 71 का जो तीसरा पॉइंट है, ये कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1952, यानी क्या है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार पहले एक प्रस्तावक था, एक ही प्रस्तावक होता था और एक ही होता था अनुमोदक। यानी अगर तुमसे कभी पूछे कि प्रारंभ में राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है शुरू में, तो कौन चुनाव लड़ेगा,
इसके लिए एक प्रस्तावक होगा और एक अनुमोदक होगा। लेकिन प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होगा? तो प्रस्तावक और अनुमोदक वही होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। हम और आप प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे वो प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1974 में पुनः इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके ये लिख दिया कि 10 होंगे प्रस्तावक और 10 ही होंगे अनुमोदक। 10 प्रस्तावक होंगे और 10 अनुमोदक होंगे। यहां पर राशि 0 थी, लेकिन यहां राशि 0 थी और यहां राशि कर दी 2500। यानी प्रारंभ में राष्ट्रपति का जब पर्चा भरा जाता था तो वहां पर जमानत राशि कुछ नहीं थी, लेकिन 1974 में एक प्रस्तावक की जगह पर 10 प्रस्तावक हो गए, एक अनुमोदक की जगह पर 10 अनुमोदक हो गए और राशि भी फिक्स कर दी कि पर्चा 2500 रुपये में भरा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में फिर संशोधन हुआ और संशोधन हुआ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997। जब ये 97 में यानी 1997 में फिर संशोधन किया गया और संशोधन करके कह दिया कि 50 तो होंगे प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होंगे, 50 ही होंगे अनुमोदक और यहां राशि कर दी गई 15,000। कितनी कर दी गई? 15,000। तो वर्तमान में राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? 15,000। और कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो प्रस्तावक वर्तमान में राष्ट्रपति के 50 हैं और अनुमोदक 50 हैं। टोटल मिलाकर के पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों मिलाकर के 100 होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100 यानी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ये होते कौन हैं? तो ये होते वही हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या ये व्यक्ति, इनके एक व्यक्ति के प्रस्तावक अनुमोदक होने के बाद में क्या किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं, यदि ये एक व्यक्ति के प्रस्तावक और अनुमोदक बन गए हैं तो ये दोबारा किसी के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। आगे यहाँ से हम बात करें कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि आपको पता लग गई होगी कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? 15,000। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? 15,000। वर्तमान में जमानत राशि राष्ट्रपति की 15,000 है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि कितना मत ना हासिल हुआ
तो ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा गया, ये लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि 1/6 मत हासिल नहीं कर पाया कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कितना मत ना हासिल किया, किसका ये 1/6 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इस तरीके से बनते हैं वहाँ पे। ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/6, ऑप्शन बी कुल वैध मतों का 1/6, ऑप्शन सी कुल निश्चित कोटा का 1/6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसका 1/6 मत न हासिल करने पर राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1/6 निश्चित कोटा का 1/6, किसका? निश्चित कोटा का। पेपर में आप बेधड़क आंसर देना इसका कि निश्चित कोटा का 1/6 मत न हासिल करने पर राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये जो जमानत राशि है 15,000, ये जमा कहाँ होती है? तो ये जमा होती है आरबीआई में। कहाँ होती है? आरबीआई में जमा होती है, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होती है राष्ट्रपति की जमानत राशि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की एकल संक्रमणीय अनुपातीय गुप्त मतदान प्रणाली। आपकी समझ में आया होगा। निश्चित कोटा का 1/6 मत न हासिल करने पर राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 56 की। राष्ट्रपति से जो संबंधित है अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष होता है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है? क्या हट सकता है? अब हट सकता है तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि अगर राष्ट्रपति हटता है तो चुनाव अगले राष्ट्रपति के लिए कितने समय में होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव तुरंत अगले 6 माह में संपन्न कराया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यही आर्टिकल 65 में यह लिखा हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। लेकिन यह है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेगा आर्टिकल 65 के अनुसार। लेकिन हकीकत बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में संपन्न कराया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना कि जैसे ही राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले पद छोड़ता है, छोड़ने की 2-3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन तो ये है कि वो खुद इस्तीफा दे दे। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है। तीसरा पॉइंट ये है कि उस पर आरोप लगाए अक्षमता का और कदाचार का। ऐसी स्थिति में या पद पर रहते हुए उसका निधन हो जाए, तो ये कंडीशन बन जाती है उसके पद समाप्त होने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि राष्ट्रपति 5 साल से पहले अपना पद छोड़ता है तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए कराया जाएगा या पूरे 5 साल के लिए कराया जाएगा? आप कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल ये भी क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होता। यदि कोई विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देता है समय से पहले तो उसका चुनाव शेष अवधि के लिए होगा। ग्राम के प्रधान का चुनाव शेष अवधि के लिए होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 साल के लिए होता है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 के अनुसार
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पद खाली होता है तो 6 माह में पुनः भरा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि हम यही बात करें अनुच्छेद 57 की, तो ये जो 57 है, ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। यानी क्वेश्चन यदि देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। यहाँ बाउंडेशन नहीं है, यहाँ अमेरिका की तरह बाउंडेशन नहीं है कि अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बनता है और वहाँ कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति वहाँ बन सकता है। लेकिन भारत में संविधान के आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये आर्टिकल 57 कहता है। 58 हमने पढ़ लिया था उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि हम यही बात करें अनुच्छेद 59 की, यानी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 59 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति की सेवा व शर्तों के बारे में। यानी किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति की सेवा और शर्तों के बारे में, और इसी में वेतन की बात कही गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आर्टिकल 59 के बारे में बात करें तो 59 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति बिना किराए के मकान में रहेगा। मकान में बिना किराए का मकान राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति किस में रहेगा? राष्ट्रपति भवन में रहेगा। ये जो राष्ट्रपति भवन है, इसका इतिहास ये है कि ये रायसीना हिल्स दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स है, पहाड़ी है। और ये जो रायसीना हिल्स है, ये अरावली पर्वत की एक पहाड़ी है। अरावली पर्वत की पहाड़ी है ये। इस पर एक ऊंचा सा उठा एक पहाड़ी है, उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1911 में भारत में दिल्ली दरबार लगाया गया। और दिल्ली दरबार लगा तो उस समय भारत में भ्रमण करने के लिए आए जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का राजा, और वहाँ की रानी मैरी। ये भारत भ्रमण करने के लिए आए, उस समय दिल्ली दरबार सजाया गया। जब दिल्ली दरबार लगा 1911 में, इस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1910 से 16 तक है। कहाँ तक है? 1910 से 16 तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पे दिल्ली दरबार लगा। इस समय पे जॉर्ज पंचम और मैरी भारत घूमने के लिए आए। जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी, ये भारत भ्रमण करने के लिए आए। दिल्ली दरबार लगा, और जब दिल्ली दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई जाए। यानी 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी दिल्ली लाई जाए। तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, ये बनी थी 1912 में। यानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। और 1912 में ही जब बनाई राजधानी, तो 11 में जब घोषणा की गई तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुटियंस। इस लुटियंस ने जो राष्ट्रपति भवन है इसकी डिजाइन बनाई, इसकी रूपरेखा तैयार की, और इसने बनाया वायसराय हाउस।
इसने बनाया वायसराय हाउस। और ये जो वायसराय हाउस है 1912 से लेकर के 1947 तक वायसराय हाउस के नाम से जाना गया। 1947 के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस भारत आज़ादी के बाद में राष्ट्रपति इसमें बैठेगा, तो ये वायसराय हाउस वर्तमान में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति भवन। जब राष्ट्रपति भवन ये कहा जाता है तो इसका इतिहास ही यही है कि ये पहले वायसराय हाउस था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का इतिहास आपने जाना होगा। यदि हम इसके बारे में बात करें कि आगे हमें आर्टिकल 59 के अनुसार क्या क्या सीखना है, तो आगे जो सीखना है वो ये है कि आर्टिकल 59 के अनुसार ही राष्ट्रपति अपनी एक साल में 3 जगह रहता है। यानी राष्ट्रपति अपनी एक साल में 3 जगह रहता है। अगर रहने की हम बात करें तो मई व जून, ये मई व जून में रहता है धनवरा नामक स्थान पर। ये जो धनवरा है ये पड़ता है शिमला में। शिमला, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी। यहां से बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मई और जून में कहां रहता है? धनवरा, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में यदि हम बात करें जनवरी, दिसंबर व जनवरी में राष्ट्रपति रहता है एक राष्ट्रपति निलयम। ये जो राष्ट्रपति निलयम है ये पड़ता है हैदराबाद, और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। यानी राष्ट्रपति सर्दियों में कहाँ रहता है? राष्ट्रपति निलयम। और राष्ट्रपति निलयम कहाँ है? हैदराबाद में। ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यदि हम बात करेंगे बाकी के दिन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये बाकी के जो दिन हैं, बाकी के दिन राष्ट्रपति कहाँ रहता है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति अपने एक साल में 3 जगह रहता है। ये इसकी सेवा शर्तों के अंतर्गत ही आता है। यदि हम राष्ट्रपति भवन की बात करें तो जो राष्ट्रपति भवन है उसमें 340 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये भी स्पष्ट कर दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराते हैं। दोनों में अंतर साफ है। अगर हम यही आर्टिकल 59 के अनुसार बात करें तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की जो सेवा शर्तें हैं उसमें ही बात आती है उपलब्धि की। राष्ट्रपति की उपलब्धि की बात करें या परिलब्धि की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है। उपलब्धि या परिलब्धि कितनी है? 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। यानी राष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है वो वेतन नाम से नहीं मिलता, वो उपलब्धि या परलब्धि के नाम से मिलता है। यही हम ये स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रपति का जो वेतन है ये आपातकाल में नहीं काटा जाएगा और ना ही वित्तीय आपातकाल में।
नहीं काटा जाए, यानी पद पर रहते हुए इनके वेतन में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हो गया आर्टिकल 59। यही हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो उसके बाद बारे में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 60 के बारे में। ये जो आर्टिकल 60 है उसमें हम बात करें आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दे रखा है। यानी राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल के अनुसार होती है, तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 शपथ यानी राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अनुसार होती है। बात यह कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा यदि मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है। अगर दिलाएगा तो वो कौन दिलाएगा, और दिलाएगा तो वो किस आर्टिकल के अनुसार दिलाएगा, आप कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए। अगर आप नहीं बता रहे तो आप सुनो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यही हम बात करें कि राष्ट्रपति को 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो इनको जो शपथ दिलाई थी वो शपथ दिलाई थी हीरालाल जे कानिया। यानी किसने शपथ दिलाई थी, हीरालाल जे कानिया। ये उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने शपथ दिलाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 में। और यही हम बात करें 2022 के चुनाव की, 2022 में राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति बनी और इनको जो शपथ दिलाई थी वो दिलाई थी DY चंद्रचूड़। इन्होंने शपथ दिलाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें सबसे पहले और वर्तमान की जानकारी करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का राष्ट्रपति किस तिथि को चुनाव लेता है, शपथ लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रपति किस तिथि को शपथ लेता है, तो पहले तो कोई डेट फिक्स नहीं थी, कि राष्ट्रपति किस तिथि को शपथ लेगा। लेकिन 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने और वो भी निर्विरोध चुने गए,
यानी निर्विरोध चुने गए, और वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने जो शपथ ली वो ली 25 जुलाई को। शपथ कब ली गई? 25 जुलाई को। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। इस वजह से नीलम संजीव रेड्डी ने जो शपथ ली 25 जुलाई को, इस तिथि को ऐतिहासिक बना लिया। अब नीलम संजीव रेड्डी के बाद में जो भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है वो 1977 के बाद में 25 जुलाई को ही शपथ लेता है। चुनाव कभी भी संपन्न हुए, चुनाव कभी भी खत्म हुए, लेकिन वो 25 जुलाई को शपथ लेकर निकली। कब से? 1977 से ये शुरू हुआ। उससे पहले तो कोई डेट फिक्स हो जाती तभी शपथ ले ली जाती, लेकिन 1977 से नीलम संजीव रेड्डी के बाद में 25 जुलाई को शपथ ली जाती है। यहीं हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, कि एक वीवी गिरी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वीवी गिरी एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके चुनाव में दो बार मतगणना हुई। इनके चुनाव के समय पे 2 बार मतगणना हुई। एक तो क्वेश्चन ये भी है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव में 2 बार मतगणना हुई, तो वो कौन है? वीवी गिरी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन नया बनता है, अगर क्वेश्चन नया देखें कि पहली बार जब चुनाव हुए, प्रथम बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे 1952 में, जब नई संसद गठित हुई तो 1952 में दोबारा चुनाव हुए। तो जब 1952 में दोबारा चुनाव हुए तो उस समय एक महिला चुनाव के लिए खड़ी हुई थी राष्ट्रपति के लिए, उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने एक महिला खड़ी हुई जिसका नाम था श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी। ये पहली महिला थी जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, तो श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी। यदि हम बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति के टॉपिक जिसमें शपथ पढ़ी, जिसमें राष्ट्रपति की सेवा शर्तें पढ़ी, जिसमें हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पढ़ी, उसका कार्यकाल पढ़ा। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।